दोस्तों, आज मैं आपकी डिमांड पर कार्स ऑन द रोड सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और आप इस वीडियो का 10 के लाइक एम भी जल्दी पूरा कर देंगे। इस कहानी की शुरुआत में हमें लाइटिंग मैक्वीन को दिखाया जाता है जो अभी रेडिएटर स्प्रिंग में होता है। वो ग्राउंड का एक चक्कर लगाता है, तभी उसके पास मेटर आता है जिससे मैक्वीन डर जाता है। मेटर उसे बताता है कि मैं अपनी बहन की शादी में जाने के लिए पूर्व की ओर जा रहा हूँ। मैक्वीन इससे हैरान होता है कि उसकी एक बहन है। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी कार मिलकर मेटर की बहन की शादी के बारे में बात कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पर मेटर और मैक्वीन भी आ जाते हैं। यहाँ पर सभी कार्स मेटर को उसकी बहन की शादी के लिए बधाइयां देते हैं। मेटर उन्हें बताता है कि मेरी बहन और मेरी ज्यादा नहीं बनती, इसीलिए हम काफी वक्त से एक दूसरे से नहीं मिले। मैक्वीन उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मेटर इससे खुश होता है। अब वो दोनों अपने सफर पर निकल जाते हैं। रास्ते में मैक्वीन मेटर से पूछता है कि तुमने कभी अपनी बहन के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया, तो मेटर उसे बताता है कि मैं अपनी बहन के बारे में ज्यादा नहीं सोचता। तभी उन्हें एक डायनासोर दिखाई देता है जिससे वो दोनों डर जाते हैं, मगर मैक्वीन देखता है कि एक डायनो पार्क है। इससे वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे डायनो पार्क बहुत पसंद थे, इसीलिए वो दोनों अंदर जाते हैं। वो एक बहुत ही बड़ा अम्यूजमेंट पार्क था। मैक्वीन यहाँ पर मेटर से कहता है कि उन्हें कुछ देर इसी जगह पर आराम करना चाहिए और ने वहाँ घूमते घूमते कई सारे डायनासोर के शेप में कार्स दिखाई देती है। अभी इसी जगह पर उन्हें एक वर्कशॉप के बारे में पता चलता है जहाँ पर सभी कार्स आए हुए थे और एक प्रोफेसर उन्हें कार्स की हिस्ट्री और डायनासोर अम्यूजमेंट पार्क के बारे में बता रही थी। वहाँ लेक्चर सुनते सुनते मेटर को नींद आ जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेता है, जिससे वो गहरे सपने में चला जाता है जहाँ पर वो देखता है कि वो अभी डायनासोर की दुनिया में पहुँच चुका है, जहाँ पर एक बहुत बड़ा क्रेन डायनासोर उसके दोस्त मैक्वीन को पकड़कर खाने वाला है, लेकिन तभी मेटर उसे बचा लेता है। अब यहाँ पर वो डायनासोर उन दोनों के पीछे पड़ जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो दोनों भी उस डायनासोर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। तभी वो डायनासोर मैक्वीन को पकड़ लेता है और उसे अपने साथ खाई में ले जाने लगता है। यह सपना इतना ज्यादा भयंकर था जिसकी वजह से मेटर जोर से चिल्लाने लगता है, इसीलिए लेक्चर में मौजूद सभी कार्स उस पर हंसने लगती है और उसका मजाक उड़ाने लगती है। लेकिन मेटर ये देखकर काफी ज्यादा खुश था कि यह सब कुछ असल में उसके साथ सपने में हो रहा था और असल जिंदगी में वो और मैक्वीन बिल्कुल ठीक है। अब वो वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी मेटर के एक डमी डायनासोर से टकराने की वजह से वो नीचे गिरने लगता है, जिससे मेटर बहुत ज्यादा डर जाता है और वो दौड़ते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो ड्राइव करते करते काफी दूर आ चुके थे। अब रात भी हो चुकी थी और आसमान में बिजली भी कड़कना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो दोनों रात गुजारने के लिए अपने रहने का ठिकाना ढूंढने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पास ही में एक अनजान होटल दिखाई देता है। वो दोनों उस होटल में जाते हैं जहाँ पर एक बड़ी ही अजीब सी कार जो कि उस होटल का मैनेजर था उन्हें रूम दिखाने लगता है। मेटर को उस मैनेजर का स्वभाव अच्छा नहीं लगता और उसे होटल भी काफी ज्यादा डरावना लगता है, इसीलिए ये बात मैक्वीन को बता देता है। लेकिन मैक्वीन उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और कहता है कि ये सिर्फ उसके मन का वहम है। अब वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर मेटर काफी ज्यादा थक चुका होता है, इसीलिए वहीं पर सो जाता है। मगर तभी मैक्वीन को वहाँ पर डरावनी आवाजें और चीखें दिखाई देने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाता है। उसे कोई आवाज अपनी तरफ बुलाती है, इसीलिए वो बाहर आता है। तभी उसे कुछ कार की तस्वीरें दिखाई देती है, जिससे वो काफी डर जाता है, लेकिन फिर भी वो उन सब को अनदेखा करके आगे बढ़ने लगता है। और तभी अचानक उन सभी तस्वीरों में से उन कार्स की आत्माएं बाहर आ जाती है जो कि मैक्वीन के पीछे पड़ जाती है। यहाँ पर उन आत्माओं को देखकर मैक्वीन काफी ज्यादा डर जाता है और अब अपनी जान बचाकर भागने लगता है। यहाँ पर भागते भागते वो होटल के उस कोने में आ जाता है जहाँ पर उसे दो ब्लू कलर की कार्स दिखाई देती है और देखते ही देखते वो भी शैतान में बदल जाते हैं। यहाँ पर मैक्वीन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भी भागने लगता है, लेकिन तभी उसे किसी कमरे से आवाज आने लगती है और जब वो उस कमरे के दरवाजे को खोलकर देखता है तब अंदर बहुत सारे भूतिया कार्स पार्टी मना रहे होते हैं, जो कि मैक्वीन को भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं और उसे जबरदस्ती डांस करवाते हैं। यहाँ पर जैसे तैसे मैक्वीन अपनी जान बचाकर भागना चाहता है, लेकिन तभी उसे एक और भूतिया कार दिखती है जिसके इंजन से आग निकल रही थी। अब वो भी मैक्वीन के पीछे पड़ जाती है, जिससे बचते हुए मैक्वीन काफी तेजी से भागने लगता है और अचानक एक दरवाजे के जरिए किसी बहुत ही डरावनी जगह पर
चला जाता है और वहाँ पर उसके पीछे कई सारी कार्स की आत्माएं पड़ जाती है। लेकिन फिर से एक और दरवाजे के जरिए मैक्विन उसी होटल में आ जाता है। अभी यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बाद मैक्विन काफी ज्यादा डर चुका था, इसीलिए वो तुरंत मेटर के पास अपने रूम में आ जाता है और उसकी वहीं पर आग लग जाती है। कुछ ही समय में सुबह हो जाती है और मेटर उसे जगा देता है। यहाँ पर मेटर मैक्विन से कहता है कि उसे काफी ज्यादा अच्छी नींद आई और वो इस होटल से बिल्कुल नहीं जाना चाहता। लेकिन मैक्विन काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कहता है कि हमें अभी के अभी इस होटल से निकलना है, इसीलिए वो लोग जल्दी से जल्दी उस होटल से निकलने की तैयारी करते हैं। अब जैसे ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं तब रिसेप्शन पर एक लेडी कार अपने साइड वाली तस्वीर को देखते हुए कहती है कि तुमने फिर से मेहमानों को परेशान करना शुरू कर दिया रेंडी। और तभी वहाँ पर उस तस्वीर से रेंडी का भूत आ जाता है और जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं मैक्विन और मेटर अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो दोनों आपस में कुछ बातें भी कर रहे थे। यहाँ पर ड्राइव करते करते वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं जिसका नाम होता है सोल्व फ्लैट्स। उन दोनों को ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है, इसीलिए कुछ देर यहाँ पर घूमने का प्लान बनाते हैं। आगे हम देखते हैं कि उस जगह पर उन्हें कई सारी मॉडिफाइड कार्स दिखाई देती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा एडवांस लग रही थी। असल में वो सभी कार्स एक रेस की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने खुद को कई सारे जेट्स और हाईटेक इंजन लगा दिए थे ताकि वो लोग रेस में जीत पाए। यहाँ पर मैक्विन अपने दोस्त मेटर को उन सारी कार्स के बारे में बताने लगता है कि कैसे इस रेस में वही कार जीतेगी जो काफी ज्यादा स्पीड से भाग पाएगी। अब यह बात सुनकर मेटर को भी उस रेस में पार्टिसिपेट करने का मन करता है। तभी वहाँ पर उन्हें दो कार ब्रदर्स दिखाई देते हैं जो कि असल में कार मॉडिफायर्स थे। उन्हें पता चलता है कि मेटर भी इस रेस में भाग लेने की सोच रहा है, इसीलिए वो लोग उसे कहते हैं कि वो दोनों मिलकर मेटर को हाईटेक जेट्स लगा देंगे जिसकी वजह से वो भी इस रेस में पार्टिसिपेट कर पाएगा और काफी तेजी से भाग पाएगा। मेटर इससे बहुत खुश होता है मगर मैक्विन उसे ऐसा करने से मना करता हुआ कहता है कि हम बस यहाँ से गुजर रहे थे। मगर मेटर उसे बताता है कि मैं हमेशा से फास्ट बनना चाहता था और उन दोनों कार ब्रदर्स के साथ गैराज में चला जाता है जहाँ पर वो लोग उसे काफी ज्यादा मॉडिफाइड करते हैं और उसके ऊपर काफी सारे पावरफुल इंजन लगा देते हैं। अब मेटर रेस करने के लिए तैयार था, इसीलिए उसे ट्रैक पर लॉन्च किया जाता है। मेटर फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगता है। मैक्विन को मेटर की काफी ज्यादा चिंता हो रही थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे इस रेस में भागने लगता है। हालांकि मेटर को रेस करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था, इसीलिए सभी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। मैक्विन भी बहुत फास्ट आगे बढ़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि जजेस के स्पीडोमीटर भी क्रैक होने लगते हैं। मगर अब ज्यादा स्पीड की वजह से मेटर के ऊपर लगे हुए वो सारे जेट्स और नटबोल्ट सब निकलने लगते हैं और एक एक करके उसकी बॉडी से अलग होने लगते हैं। मैक्विन इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। तभी अचानक टाइम फ्रीज हो जाता है और उसकी आत्मा अपनी बॉडी से निकलकर सोल ऑफ द स्पीड डीमन से मिलती है जो कि मौत का फरिश्ता था। यहाँ पर वो फरिश्ता मेटर से कहता है कि तुम इतनी स्पीड से ड्राइव कर रहे थे जिसकी वजह से तुम्हारी मौत होने वाली थी और अब कुछ ही समय में तुम मरने वाले हो, इसीलिए मैं तुम्हें लेने आया हूँ। यहाँ पर मेटर उस फरिश्ते की बात टाल देता है और कहता है कि मैं इस रेस को जीत कर ही रहूंगा और उससे पहले मैं बिल्कुल नहीं मर सकता। इसीलिए मेटर फिर से अपनी बॉडी में जाने की कोशिश करता है और फाइनली वो जब अपनी बॉडी में चला जाता है तब टाइम अचानक फिर से शुरू हो जाता है। मेटर की इन हरकतों की वजह से मौत का फरिश्ता भी हार मान लेता है और वहाँ से गायब हो जाता है। अब मेटर किसी तरह अपने हुक से खुद को मरने से बचा लेता है। मैक्विन भी इससे खुश होता है। फिर जब वो ग्राउंड पर आता है तो दोनों मैकेनिक भाई उसके पास आकर बताते हैं कि तुमने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और तुम विनर बन चुके हो और अब सभी कार मेटर को अपनी टीम की तरफ से रेस करने को कहते हैं, जिससे मेटर और मैक्विन वहाँ से भाग जाते हैं और अपने सफर की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो वाइने काउंटी के फैमिली कैंप ग्राउंड में पहुंच जाते हैं जहां वो कैंप फायर जलाकर थोड़ी देर आराम करने लगते हैं। यहाँ पर जंगल में काफी ज्यादा अंधेरा था और इसी बीच वो लोग 3 इन्वेस्टिगेटर से मिलते हैं। मैक्विन उन तीनों को अपने साथ कैंप फायर पर लाने के लिए बोलता है। अब वो तीनों भी मैक्विन और मेटर के साथ शामिल हो जाते हैं और यहाँ पर उन दोनों को बताते हैं कि वो इस जगह पर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हैं। मेटर उन तीनों से पूछता है कि वो लोग किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करने आए हैं, जिसके जवाब में वो लोग कहते हैं कि इस जंगल में एक बिग फुट रहता है जिसने कई दिनों से अपनी दहशत बनाकर रखी
रखी है। वो लोग मेटर को ये भी बताते हैं कि इस बिगफुट से सभी लोग डरते हैं और इसी कारण उस जंगल में कोई नहीं आता। उन तीनों इन्वेस्टिगेटर्स की ये बातें सुनकर अब मेटर और मैक्विन कहते हैं कि वो दोनों भी बिगफुट को पकड़ने में उनकी मदद करेंगे। यहाँ पर वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स भी मैक्विन और मेटर की बात मान जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर ज्यादा लोग उस बिगफुट को ढूंढेंगे तो उन्हें जल्दी मिल जाएगा। अब प्लान के मुताबिक वो सभी जंगल के अलग अलग कोने में उस बिगफुट को ढूंढने चले जाते हैं, लेकिन जिस जगह पर मैक्विन बिगफुट को ढूंढ रहा था उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो देखता है कि कोई बहुत बड़ी चीज झाड़ियों के बीच से गुजर रही है। अब देखते ही देखते वो चीज सीधे मैक्विन पर हमला करने के लिए उसके पीछे भागने लगती है, जिसके बचाव में मैक्विन भी बड़ी तेजी से भागने लगता है। इसी बीच पेड़ से टकराने की वजह से मैक्विन की हेडलाइट भी टूट जाती है, जिसकी वजह से वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है और उसे कुछ दिखाई नहीं देता। अब वहाँ पर वो बिगफुट मैक्विन के सामने आ जाता है और मैक्विन उससे बचने के लिए फिर से भागने लगता है, लेकिन वो एक पेड़ से टकराने की वजह से बेहोश हो जाता है। अब जब उसको होश आता है तो खुद को एक घर में बंधा हुआ पाता है। यहाँ पर उसे लगता है कि उस बिगफुट ने उसे पकड़ लिया है और अब वो उसे मारने वाला है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो बिगफुट कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्स्टर ट्रक था, जो कि इतने समय से लोगों को बिगफुट बनकर डरा रहा था। यहाँ पर मैक्विन उस मॉन्स्टर ट्रक से पूछता है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, जिसके जवाब में वो मॉन्स्टर ट्रक बताती है कि मेरा नाम आईवी है और मैं एक स्टंट परफॉर्मर थी। एक दिन स्टंट परफॉर्म करते समय मैंने एक कार को कुचल दिया, जिसकी वजह से मुझे अब परफॉर्म करने से डर लगने लगा, इसीलिए मैं इस जंगल में भाग आई ताकि मैं शांति से रह सकूं। लेकिन यहाँ पर मेरे पीछे वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स पड़ गए, जो कि मुझे पकड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं बिगफुट हूँ। और जब उनकी बातें चल रही होती है कि तभी मेटर मैक्विन को ढूंढते ढूंढते वहाँ पर पहुँच जाता है और वो देखता है कि असल में वो मॉन्स्टर ट्रक ही बिगफुट है। यहाँ पर अब मेटर को भी सारी बात पता चल जाती है और अब वो तीनों मिलकर उन इन्वेस्टिगेटर से पीछा छुड़ाने के लिए आईवी की मदद करते हैं और एक प्लान बनाना शुरू करते हैं ताकि वो इन्वेस्टिगेटर डरकर यहाँ से भाग जाए। सीन शिफ्ट होकर हमें वो तीनों इन्वेस्टिगेटर्स दिखाए जाते हैं जो कि बिगफुट को ढूंढ रहे थे। यहाँ पर प्लान के मुताबिक आईवी, मेटर और मैक्विन बड़ी चालाकी से उन तीनों इन्वेस्टिगेटर्स को पकड़ लेते हैं और मैक्विन उनके सामने एक एलियन का बेस बनाकर जाता है ताकि वो लोग डर जाएं। वहीं दूसरी तरफ मेटर ऐसा दिखाता है कि जैसे उसे एलियंस ने पकड़ लिया हो और आईवी भी एक बड़े से एलियन के बेस में उनके सामने आ जाती है। इन तीनों का प्लान सक्सेसफुल होते हुए नजर आ रहा था, क्योंकि वो तीनों इन्वेस्टिगेटर बुरी तरीके से डर चुके थे और तुरंत अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। मेटर और मैक्विन अब वहाँ से निकलने लगते हैं, मगर तभी आईवी उनके पास आ जाती है, क्योंकि आईवी को मेटर और मैक्विन की दोस्ती पसंद आई थी, इसीलिए वो भी अब उनकी दोस्त बनना चाहती थी। वो उन्हें कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बोर हो चुकी हूँ। मेटर और मैक्विन भी इससे खुश होते हैं और अब वो तीनों साथ में अपने सफर पर निकल जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि वो तीनों कार वॉशिंग सेंटर आए हुए थे, क्योंकि इतने समय तक जंगल में रहने की वजह से आईवी काफी ज्यादा गंदी हो चुकी थी, इसलिए उसे वॉश की जरूरत थी। वहाँ पर वॉशिंग सेंटर पर एक कार आईवी को उस वॉशिंग मशीन के अंदर डाल देता है, जिससे बाहर निकलने के बाद आईवी एकदम चमकने लगती है और बहुत ज्यादा खुश नजर आती है। वो इस बात के लिए मैक्विन और मेटर को थैंक यू कहती है, क्योंकि उन दोनों ने उसकी इतनी ज्यादा मदद की थी। आगे हम देखते हैं कि वो तीनों फिर से सफर पर निकल पड़े हैं और आपस में बातें भी कर रहे होते हैं, जहाँ पर आईवी उन दोनों को अपने बारे में कई सारी चीजें बताने लगती है। यहाँ पर वो लोग चलते चलते एक सर्कस के पास पहुँच चुके थे, इसीलिए आईवी और मेटर डिसाइड करते हैं कि वो लोग कुछ देर इस सर्कस में घूमेंगे। लेकिन यहाँ पर मैक्विन उस सर्कस के अंदर बिल्कुल नहीं जाना चाहता था, क्योंकि उसे बचपन से क्लाउन से डर लगता था। अब न चाहते हुए भी मैक्विन को उन दोनों के साथ सर्कस के अंदर जाना पड़ता है। यहाँ पर वो तीनों कई सारे जोकर कार से मिलते हैं और बाकी कार्स की रेस को भी देखते हैं, जो कि उस सर्कस में स्टंट परफॉर्म कर रहे थे। हालांकि उनकी परफॉर्मेंस देखकर मैक्विन को काफी ज्यादा डर लगने लग जाता है, क्योंकि उसे पहले से ही उछल कूद वाली चीजों से नफरत थी। लेकिन यहाँ पर कुछ परफॉर्मर कार्स उन तीनों के पास आ जाते हैं और आईवी को देखकर कहते हैं कि तुम काफी ज्यादा मॉडिफाइड और परफेक्ट लग रही हो हमारे परफॉर्मेंस के लिए। यहाँ पर आईवी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे सर्कस में परफॉर्मेंस करने का मौका मिल रहा था।
था, लेकिन साथ ही साथ उसे ये भी डर लग रहा था कि कहीं उसके पिछले परफॉर्मेंस की तरह वो इस बार भी कुछ गड़बड़ी ना कर दे और किसी कार को ना कुचल दे। हालांकि मेट्रो और मैक्विन उसका हौसला बढ़ाने की काफी कोशिश करते हैं, जिसके बाद आखिरकार आईवी वो परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार हो जाती है। यहाँ पर अब कई सारी कार्स एक लाइन में लगी हुई थी, जिनके ऊपर से छलांग मारकर आईवी को उन्हें पार करना था। जब वो स्टैंड करने लगती है तब अचानक पहले की तरह उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो एक कार पर गिरने वाली होती है, लेकिन तभी किसी तरह से वो खुद को बैलेंस और संभाल लेती है और वहीं पर डांस करने लग जाती है, जिससे वहाँ पर मौजूद किसी को भी पता नहीं चलता कि आईवी का बैलेंस बिगड़ चुका है, बल्कि उन सबको लग रहा था कि एक परफॉर्मेंस का ही पार्ट है। यहाँ पर आईवी के परफॉर्मेंस की वजह से सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आईवी भी काफी खुश थी और जब मैक्विन उसके पास आता है तो उसे बताती है कि अब मैं भी इन सर्कस वालों के साथ यही शो करूंगी, क्योंकि मेरा बचपन से ये सपना था कि मैं एक परफॉर्मर बनूं। मैक्विन भी उसकी बात समझ जाता है और अब मेट्रो और मैक्विन आईवी को यहीं छोड़कर अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। इसी बीच आईवी एक बार फिर से उन दोनों को शुक्रिया कहती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे ट्रक्स मिलकर आराम कर रहे थे। मैक्विन सामान लेने के लिए अंदर स्टोर में चला जाता है, तभी मेट्रो वहाँ घूमकर सभी ट्रक को देखने लगता है और उसे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो खुद एक ट्रक था और उसके मुकाबले बाकी सारे ट्रक्स काफी ज्यादा एडवांस और वेल मेंटेड लग रहे थे। यहाँ पर वो अब काफी ज्यादा दुखी हो जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे दुखी देखकर बाकी सभी ट्रक्स उसके पास आ जाते हैं और उसे मनाने के लिए गाना गाने लगते हैं। यहाँ पर वो सब ट्रक्स अपने गाने के जरिए मेट्रो को बताने की कोशिश करते हैं कि ट्रक्स कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और वो हर काम को कर सकते हैं। यहाँ पर हमें एक बहुत ही मजेदार परफॉर्मेंस दिखाई जाती है और उन ट्रक्स का काफी अच्छा गाना दिखाया जाता है, जिसके दौरान वो सब ट्रक्स अपनी अपनी खूबियां बताते हैं और ट्रक्स की इम्पोर्टेंस बताते हैं कि किसी ट्रक का काम छोटा या बड़ा नहीं होता। मेट्रो भी उनकी बात समझ चुका था और वो काफी खुश नजर आ रहा था। अब मैक्विन भी स्टोर से बाहर आ जाता है और वो मेट्रो को बताता है कि मैंने कुछ नहीं खरीदा और वो दोनों वापिस से अपने सफर पर आगे निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद वो एक शहर में पहुंच जाते हैं। वो लोग यहाँ पर पूरे शहर में घूम रहे थे और उन्हें काफी मजा आ रहा था, लेकिन तभी वो देखते हैं कि पास ही की जगह पर कोई मूवी की शूटिंग चल रही है। जब वो दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं तब देखते हैं कि असल में किसी ज़ॉम्बी साइंस फिक्शन मूवी की शूटिंग हो रही है। तभी वहाँ पर एक ट्रक मैक्विन को पहचान लेता है कि वो एक फेमस रेसर है, इसीलिए वो मैक्विन को डायरेक्टर के पास ले जाता है, जो मैक्विन को एक रोल देते हैं, जिससे मैक्विन भी खुश होता है और बिना सोचे समझे रोल के लिए हाँ कर देता है। लेकिन शूटिंग के दौरान जब उसे एक पुलिस कार का रोल करने को कहा जाता है तो मैक्विन बहुत ज्यादा गलतियाँ करता है, जिसकी वजह से डायरेक्टर को काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। असल में यहाँ पर मैक्विन के खराब एक्टिंग की वजह से वो लोग मूवी को ठीक से नहीं बना पाते, इसीलिए अब वो सभी मूवी मेकर्स मेट्रो को भी एक रोल दे देते हैं। इस बार वो लोग देखते हैं कि मेट्रो अपने रोल को काफी अच्छे से कर रहा है और उनकी मूवी भी काफी अच्छी बन रही है, इसीलिए वो लोग मैक्विन को छोड़कर मेट्रो पर ही ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। इस बात की वजह से मैक्विन को काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो अब मेट्रो से जलने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि मेट्रो की एक्टिंग की वजह से उसे काफी सारे रोल्स मिल रहे हैं और इस बात की वजह से मैक्विन को काफी ज्यादा बुरा लगने लगा था। हालांकि मेट्रो को लगने लगा था कि वो एक काफी अच्छा एक्टर बन सकता है, इसीलिए कुछ दिनों तक शहर में रुकने का फैसला करता है ताकि वो कई सारी मूवीज में काम कर पाए। यहाँ पर एक मूवी के दौरान मेट्रो मैक्विन को कॉस्ट्यूम्स दिए जाते हैं और उनका कलर भी बदल दिया जाता है। वो लोग जब डायरेक्टर से बातें कर रहे होते हैं कि तभी पीछे से आईवी आ जाती है। शुरुआत में तो आईवी मेट्रो और मैक्विन को उनके कॉस्ट्यूम्स की वजह से बिल्कुल पहचान नहीं पाती, लेकिन यहाँ पर मेट्रो और मैक्विन भी आईवी को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और मेट्रो से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। इसके जवाब में आईवी उन दोनों को बताती है कि मुझे यहाँ पर किसी शूटिंग के लिए बुलाया गया है। अब मेट्रो आईवी से पूछता है कि तुम्हारा सर्कस का काम कैसा चल रहा है, जिसके बारे में आईवी बताती है कि वो सर्कस में काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और उसके स्टंट्स को देखकर उसे एक वीडियो सॉन्ग की शूटिंग में परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। ये सुनकर मेट्रो और मैक्विन के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि
क्योंकि उन्हें लग रहा था कि यहाँ पर मूवी शूटिंग हो रही है, इसीलिए वो दोनों इस बारे में आईवी से पूछते हैं। आईवी उन दोनों को यहाँ पर बताती है कि असल में यहाँ पर मूवी की शूटिंग होने वाली थी, लेकिन अचानक राइटर्स ने डिसाइड किया कि वो मूवी नहीं लिखेंगे बल्कि एक सॉन्ग की स्क्रिप्ट लिखेंगे। अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि उस सॉन्ग की शूटिंग में आईवी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, जिसकी वजह से सब लोगों को उसकी एक्टिंग पसंद आ रही थी और यहाँ पर मेटर और मैक्विन को रिजेक्ट कर दिया गया था। इस बात की वजह से उन दोनों को काफी ज्यादा बुरा लगता है, लेकिन फिर वो अपने सफर पर आगे बढ़ने की सोचते हैं, इस शहर को भी अलविदा कह देते हैं। अगले दिन मेटर और मैक्विन आपस में किसी बहस की वजह से लड़ रहे होते हैं। असल में यहाँ पर मेटर फिर से खुद को बहुत ही कमजोर ट्रक समझने लगता है और उसे लगने लगता है कि वो ट्रक्स की बिरादरी में शामिल होने के बिल्कुल भी लायक नहीं है। हालांकि मैक्विन उसे समझाने की काफी कोशिश करता है कि उसे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर फिर भी मेटर उसकी एक भी नहीं सुनता और खुद को ही कोसने लगता है। ऐसे ही चलते चलते उन्हें कहीं से शोर शराबे की आवाज सुनाई देती है और जब वो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं तो देखते हैं कि किसी जगह पर कई सारे ट्रक्स का कबीला मौजूद है जो कि आपस में पार्टी कर रहे हैं। मेटर और मैक्विन उन लोगों को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिरकार यहाँ हो क्या रहा है, लेकिन तभी वहाँ पर उनके पीछे से कुछ ट्रक्स आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने कबीले में ले जाते हैं। यहाँ पर मेटर और मैक्विन उस कबीले की सरदारनी से मिलते हैं जो कि इन सभी ट्रक्स की मालकिन होती है। वो मेटर से कहती है कि तुम एक ट्रक होकर भी हमारी तरह नहीं लगते हो, जिसे सुनकर मेटर का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और अब वो खुद को साबित करने की सोचता है। वो सरदारनी मेटर और मैक्विन को कहती है कि उन्हें सभी ट्रक्स के कबीले के सामने एक खतरनाक स्टंट परफॉर्म करना होगा, जिसमें अगर वो दोनों जीत गए तो सभी मान लेंगे कि मेटर भी ट्रक्स की बिरादरी का हिस्सा है। ना चाहते हुए भी उन दोनों को ये बात माननी पड़ती है और अब वो स्टंट परफॉर्म करने लगते हैं। वो स्टंट काफी ज्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भी कई सारी परेशानियों के बावजूद मेटर और मैक्विन मौत के कुएं को अच्छे से पार कर लेते हैं। अब इसकी वजह से वो सरदारनी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो सभी ट्रक्स मिलकर मेटर को अपने बिरादरी में स्वीकार कर लेते हैं, जिसके बाद मेटर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसका कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। लेकिन अब हमें ये भी पता चलता है कि ट्रक्स के कबीले की एक बहुत बड़ी दुश्मनी थी कार्स के कबीले के साथ और जल्दी वो दोनों आपस में लड़ाई करने वाले हैं। इसीलिए वो सरदारनी मेटर और मैक्विन को भी अपने ग्रुप में शामिल कर लेती है ताकि वो लोग कार्स के साथ लड़ पाए। अब लड़ाई के दौरान कार और ट्रक सभी अपने अपने हथियार लेकर एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन मेटर और मैक्विन कैसे भी करके इस लड़ाई को रोकना चाहते थे। इसीलिए अब उन दोनों कबीलों को समझाने लगते हैं कि हम सब एक ही हैं और हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए बल्कि मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन उनकी इस बात का किसी पर असर नहीं होता और वो लोग फिर से आपस में लड़ने लग जाते हैं, मगर मेटर और मैक्विन किसी तरह बहुत मुश्किल से उन कार्स के बीच से वहाँ से निकल जाते हैं और एक फ्यूल स्टेशन पर आकर फ्यूल पीने लगते हैं ताकि वो फिर से अपना आगे का सफर तय कर सके। लेकिन तभी वहाँ पर वो सारी कार्स और ट्रक्स आ जाती है जिनकी अब सुलह हो चुकी थी और वो अच्छे दोस्त बन गए थे। यहाँ पर असल में कार्स और ट्रक्स ने मेटर और मैक्विन की बात मानकर आपस में दोस्ती कर ली थी। इससे अब मेटर और मैक्विन भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं अब, क्योंकि मेटर ने भी ट्रक्स की दोस्ती कार्स के साथ करवाई थी, इसीलिए वो भी खुद पर काफी प्राउड फील कर रहा था। अब वो वापस आगे बढ़ने लगते हैं और आखिरकार अपने इतने दिनों के सफर के बाद वो फाइनली वेडिंग डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत ही बड़ी जगह थी जहां पर कई सारे मेहमान आए हुए थे और ये मेटर का बचपन का घर भी था। यहाँ पर सब कुछ इतना आलीशान देखकर मैक्विन को पता चलता है कि मेटर असल में बहुत ही रईस खानदान से है और उसके माँ बाप के पास कहीं ज्यादा पैसा था। तभी वहाँ क्रूज भी आ जाती है जो मैक्विन को देखकर बहुत खुश होती है। मेटर और मैक्विन भी उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। मैक्विन उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या लेने आई हो, तो क्रूज उसे बताती है कि मेरा चचेरा भाई मार्टेओ शादी कर रहा है किसी सनकी के साथ। तो मेटर उसे बताता है कि वो सनकी मेरी बहन मार्टो है। मैक्विन अब क्रूज से बात करने लगता है। वो उससे पूछता है कि तुमने अपने रेसिंग के ऑफ सीजन में क्या किया, तो क्रूज उसे बताती है कि मैंने एक रेसिंग स्कूल शुरू किया और मैं अभी फ्रेंच सीख रही हूँ। फिर वो मैक्विन से पूछती है कि तुम अभी क्या कर रहे हो, तो उसे बताता है कि मैं अभी मेटर के साथ एक वाइल्ड रोड ट्रिप पर था और अब मैं घर पर जाकर
आराम करूंगा। तभी वहाँ माटेओ और माटो वेडिंग के लिए आ जाते हैं, मगर माटो मेट्रा को देख लेती है और उसके पास आ जाती है। मेट्रा उसे अपने दोस्तों से मिलवाता है, मगर वो दोनों खुद ही आपस में बचपन की तरह लड़ने लग जाते हैं कि उन दोनों में कौन बेहतर है। माटो शादी को छोड़कर मेट्रा के साथ अलग अलग गेम खेलती है, जिसमें कोई बार मेट्रा जीता था तो कोई बार माटो। सभी लोग उन दोनों भाई बहन के इस अजीब बर्ताव से परेशान हो जाते हैं। क्रूज उन दोनों को अकेले में लेकर जाती है कि तुम्हें इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए, तो दोनों उसकी बात समझ जाते हैं और दोनों बहुत खुश होते हैं। और अब माटो शादी के लिए तैयार थी, लेकिन तभी मेरिज अधिकारी वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसे दूसरी शादी में जाना था। इससे माटेओ और माटो बहुत दुखी होते हैं, तो क्रूज उन्हें बताती है कि आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास मैरिज करवाने का लाइसेंस है, इसीलिए मैं आपकी शादी करवा सकती हूँ। फिर वो दोनों की शादी करवा देती है, जिससे सभी खुश होते हैं। अब मेट्रा सभी को एक स्पीच देता है। वो उन्हें बताता है कि मैं काफी समय से अपनी बहन से अलग रहा, लेकिन अब मुझे इस बात का पछतावा है क्योंकि हमारे पास बहुत कम वक्त बचा है। हम धीरे धीरे बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए मैं सभी से यही कहना चाहूंगा कि हमें अपने अधिकतम समय का उपयोग उन लोगों के साथ करना चाहिए जिनकी हम परवाह करते हैं, और हमें अपने जीवन की कठिनाइयों से भागना नहीं चाहिए क्योंकि यही हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। मैक्वीन भी मेट्रा की इस बातों से एग्री करता हुआ खुश होता है। अब मेट्रा और मैक्वीन वापस घर जाने के लिए निकलने लगते हैं और वो क्रूज को अलविदा करके वहाँ से निकल जाते हैं। गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।